नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूएस में ट्रम्प के जीतने के बाद ना इंडिया की रूपी में एक डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आज के टाइम में ना एज ऑफ नाउ की $1 जो है वो 84 रुपीज से भी ये ज्यादा हो चुका है। और इसके बाद ना रिसेंटली एक एसबीआई की एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहाँ पर ट्रम्प 2.0 के शासनकाल में, मतलब ये कि ट्रम्प जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट बने रहेंगे 2025 से लेकर 2029 तक की हम बात कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर जो रुपीज है वो डेप्रिसिएट करेगा। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 8 से लेकर 10% की बात की गई है ड्यूरिंग ट्रम्प ड्यूरेशंस। मतलब मोटा मोटी का हम बात करें ना तो यहाँ पर आज के टाइम में अगर रुपीज जो एक डॉलर के बराबर जो जितनी रुपीज है वो 84 के अराउंड है सपोज करते हैं, तो ये ट्रम्प के शासन काल में नेक्स्ट 4 इयर्स में ये 89 से लेकर 92 तक ये जा सकते हैं, ऐसा एसबीआई रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और ये रिपोर्ट में बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि डरने की बात नहीं है। ये जो डेप्रिसिएशंस है ये लास्ट, अगर हम यूएस में जो प्रेसिडेंट के जो कार्यकाल है ना, चाहे इसके पहले बाइडेन की देखे, इसके पहले ट्रम्प 1.0 की देखे, तो इसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कम है। देखिए क्या हुआ है, इसको शुरुआत से समझते। देखिए हुआ ये है कि ट्रम्प के हिस्टोरिकल कमबैक के साथ में 47 प्रेसिडेंट बनने के साथ में एसबीआई ने यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की जिसका टाइटल था यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन 2024 हाउ ट्रम्प 2.0 इम्पैक्ट्स इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो रुपीस है वो डेप्रिसिएट करने वाली है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और इसमें बेसिकली एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया कि जब यहाँ पर ओबामा 2.0 थे, मतलब 2012-16 के टाइम पीरियड में जब डेप्रिसिएशन देखा गया ना, तो यहाँ पर देखा गया नंबर 28% से भी ज्यादा यहाँ डेप्रिसिएशन उस टाइम में देखा गया। जबकि एसबीआई की रिपोर्ट अब ये कह रही है कि ट्रम्प 2.0 में ये 5 से 10%, ये 8 से 10% जा सकता है। इवन कि ट्रम्प 1.0 में देखे ना तो ये 11.3% के अराउंड डेप्रिसिएशन देखा गया, मतलब कि ओबामा के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कम है। इवन कि जो बाइडेन यानी कि जिनका कार्यकाल भी चल रहा है, इनके टाइम में एवरेज जो एक्सचेंज रेट है ना वो 79 हो गया 69 से बढ़कर, और इस टाइम में डेप्रिसिएशन देखा गया 14.5%। और अब कहा जा रहा है 2025 से लेकर 29 तक में ट्रम्प 2.0 में 87 से लेकर 92, इवन कि 92 से भी कुछ प्लस हो सकता है, यहाँ तक एवरेज एक्सचेंज रेट जा सकते हैं। मतलब कि 8 से 10% तक यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, अगर इसे आसान भाषा में समझे ना कि किसी एक करेंसी की जो वैल्यू है ना वो गिरती जा रही है और दूसरे करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। मतलब कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो घट रही है। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था आज़ादी के टाइम में जब $1 के बराबर 1 रुपया हुआ करता था, आज के टाइम में ना ये 84 तक पहुंच चुका है। इसी के जस्ट मिलता जुलता एक वर्ड है डिवैल्यूएशंस। डिवैल्यूएशंस में यहाँ पर आरबी यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर एक्सचेंज रेट को कम करती है, लेकिन डेप्रिसिएशन में यहाँ पर अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रम्प के काल में यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डिवैल्यूएशन में यहाँ पर आरबीआई जानबूझ के यहाँ पर करती है। जबकि दोनों के जो इफेक्ट है ना वो सेम होते हैं कि जो करेंसी की जो वैल्यू है ये दोनों में यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है, जिसका एक फायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है, लेकिन दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इंपोर्ट में हमें ज्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जो रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में ये इतना नीचे जा रहा है, क्या कभी किसी टाइम में जो रुपीस जो है वो मजबूत हुआ करता था? जी हाँ बिल्कुल, वो टाइम था 1947 का वो टाइम, जिस टाइम में $1 के बराबर 4.76 रुपये थे। आप समझ सकते हैं। इसके बाद में ना एक लंबे टाइम के बाद भी यहाँ पर ना 1975 तक आते आते डॉलर जो $1 है वो 8 रुपये के बराबर होती है। और फाइनली जब 1991 के टाइम में नरसिम्हा राव के टाइम में जब यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस टाइम में ना यहाँ पर $1 की जो कीमत है ना वो बढ़कर 30 से 40 रुपये हो जाते हैं। इवन कि 21वीं सदी तक आते आते ना ये नंबर 45 रुपये तक यहाँ पर पहुंच जाती है। और आज का आलम ये कि ये $1 जो है 84 रुपीज के बराबर पहुंच चुका है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन क्या है, कैसे यहाँ पर $1 जो है ना की जो वैल्यू है ना ये इंडियन रुपीस में यहाँ पर इक्वल तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा नंबर हम यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब कि 40-45 रुपीज के आसपास में अगर एक अच्छा दिशा दिया जाए तो
तो यहाँ पर सबसे पहला काम हो सकता है यहाँ पर ट्रेड सरप्लस। जो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है ना, वो आज के टाइम में ना 151 नेशन के साथ में, तो ये तो सरप्लस में है, लेकिन डेफिसिट की बात करें ना तो ये 75 ऐसे नेशन के साथ में ये डेफिसिट में है। और अगर हम रकम की बात करें ना तो इंडिया आज के टाइम में ट्रेड डेफिसिट एक नेशन है जो 78 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट ये नंबर फेस कर रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस में है, क्योंकि चाइना यहाँ पर बाकी सारे देशों को ना अपने जो गुड्स है ना, अपनी जो सर्विसेज है वो दूसरे देशों को प्रोवाइड करता है, और इंडिया के कंपैरिजन से वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है चाइना। इसी कारण यहाँ पर जो ट्रेड सरप्लस चाइना के पास में 1 ट्रिलियन डॉलर ये रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है। इवन कि इंडिया चाइना के बीच में भी देखा जाए ना तो चाइना सरप्लस में है। भले ही इंडिया यूएस के साथ में यहाँ पर इंडिया सरप्लस में है, लेकिन चाइना के साथ में इंडिया एक लंबे टाइम तक एक ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप के विक्ट्री की जो यहाँ पर देखी जा रही है ना, और एसबीआई की रिपोर्ट्स यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पर एक मिक्स ऑफ चैलेंजेस देखने को मिल सकता है एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों साथ साथ हमें देखने को मिल सकता है। और वो कैसे? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप यहाँ पर आएंगे ना, जो बातें कही जा रही थी ट्रंप अगर आएंगे तो टैरिफ्स को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो अमेरिकन हैं इनके यहाँ पर इनकी जो टैक्स है ना वो 0 कर दिया जाएगा। लेकिन जो एसबीआई की रिपोर्ट है ना वो कह रही है यहाँ पर कि इंडिया समेत जो बाकी सारे जो देश है ना इनके ऊपर टैरिफ ये 10% के आसपास ये रहने वाला है। लेकिन जस्ट अगर चाइना को देखे ना तो चाइना पर ये टैरिफ 60% रहने वाला है, क्योंकि चाइना आज के टाइम में 1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर चुका है। इवन कि मैक्सिको की बात करें ना तो मैक्सिको के साथ में 25% का जो टैरिफ है ट्रंप यहाँ पर इम्पोज करने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर H1B वीजा रिस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। एक चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है जो कि लास्ट ईयर ना देखा जाए तो 10,000 के आसपास में, ये नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ट्रंप 1.0 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर जो डॉलर है ना वो स्ट्रॉन्ग आगे और भी हो सकता है, लेकिन इसके एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म देखा जाए ना तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में जो और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सेक्टर में हमें एक बुस्ट देखने को मिल सकता है। इवन की इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, जिसे हम ये कह सकते हैं आर्थिक जो निर्भरता है ना, ये भी हमें इनहेंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, जब भी जो भारतीय रुपया है ना अगर वो कमजोर होता है, मतलब ये हुआ कि अब हमें डॉलर जो है ना और पे करने पड़ेंगे, हमें ऑयल जो है वो और भी ज्यादा कॉस्टली हमें खरीदना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका एक इम्पैक्ट हमें अदर कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। और अगर रुपीज जो है ना 5% भी डिक्लाइन होता है तो इसका जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन, इसमें 25 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट जो है ना ये बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये बहुत कम हमें देखने को मिल सकता है। इवन की इस रिपोर्ट में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमें एक यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से कहते हैं, इसमें एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग ट्रंप 2.0 में। और ट्रंप 1.0 में भी हमें कुछ इस तरीके देखने को मिला था कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक रेगुलेटरी चेंजेस, एक सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिला था, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है ना वो वापस इंडिया से US चले गए थे। और कुछ इस तरीके का ही हमें यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो FDI है ना, भले यहाँ पर हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन SBI की रिपोर्ट यहाँ पे ये कह रही है कि इसका कोई इम्पैक्ट ना हमें इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख पाएंगे, बट इट वॉन्ट इम्पैक्ट FDI's इनफ्लोज टू इंडिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ना आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल सोर्सेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल की पॉलिसीज, बिजनेस डायनेमिक्स, ऐसे FDIs के ऊपर में इंडिया डिपेंडेंट नहीं है, जो कि रिसेंट पास्ट में देखा गया है। आज के टाइम में जो इंडिया की जो FDI है ना वो आ रही है नए सेक्टर से, जो नए सेक्टर में वहां पर आ रही है, लाइक कॉन्वेंशनल जो सेक्टर है, एनर्जी, सी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सर्जिकल एप्लायंसेस, यहाँ पर FDI आ रही है। तो इंडिया की जो FDI है वो डाइवर्सिफाई हो चुकी है, और इस कारण यहाँ पर जो FDI जो फ्लोज है ना ये यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होने वाली है। और ऐसे यहाँ पर 12 इमर्जिंग सेक्टर्स है जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग FDI इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रही है, जहां पर हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखने को मिल सकता है। और इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि ट्रंप 2.0 में एक मिक्स बैग ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर US टैरिफ की हम बात कर चुके हैं, H1B वीजा पॉलिसीज के बारे में, या फिर डॉलर के स्ट्रॉन्ग के बारे में। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें ना तो यहाँ पर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्सपेंड हो सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो सकती है। और इवन फाइनली यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया हैज मेंटेन ए मर्केंटाइज
ट्रेड सरप्लस विद यूएस, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया है कि जब ट्रंप के पहले कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट जब वापस चली गई थी, इसके बावजूद भी यहाँ पर टैरिफ भी लगाए गए थे, इसके बावजूद यहाँ पर यूएस के साथ में इंडिया का एक ट्रेड सरप्लस था। और ये इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है किस तरीके से रेजिलिएंट रहने वाला है ट्रंप 2.0 के आने के टाइम में भी। लेकिन जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, इस रिपोर्ट में तो बहुत ज्यादा नहीं कहा गया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जब रुपया कमजोर होता है, डेप्रिसिएट होता है, तो इसका एक इम्पैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन में भी पड़ सकता है। जो आज के टाइम में ना अक्टूबर में 14 मंथ हाई यहाँ पर देखा गया रिटेल इन्फ्लेशन 6.21%। आप इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 6.21% साथ में ये हाई में था। लेकिन आरबीआई यहाँ पर ये कह रही है कि ट्रंप के आने के बाद ना जो स्टेटस को की जो बात कर रहे हैं, मतलब आरबीआई यहाँ पर ना थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर, यानी कि हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर इसी साल की बात करें, इसमें इन्होंने यहाँ पर 4.8% का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो रखा था 4.8%। और यही टारगेट जो है ना ये आगे आरबीआई चाहती है कि आगे बना रहे, जो स्टेटस को बना रहे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है आरबीआई टू पॉज इन दिसंबर एज इन्फ्लेशन एंड ट्रम्प चेंजेस द स्टेटस को। और इसका एक इम्पैक्ट ना इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में ना जो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास में, जो आरबीआई के पास में 682.13 बिलियन के साथ यहाँ पर इंडिया एक बड़े नंबर को यहाँ पर इंडिया फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक डेटा निकल गया है कि नवंबर 1 तक में ना 2.6 बिलियन जो डॉलर है ये खाली हो चुका है। और अभी इस इंडिया के पास में ना ये अमाउंट, ये नंबर जो बचा हुआ है, तो अगर रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर ही पड़ सकता है, क्योंकि अब इंडिया से डॉलर जो है ना वो ज्यादा खर्च होंगे। जब ज्यादा खर्च होंगे तो हमारा जो भंडार है ना डॉलर का वो भी यहाँ पर खर्च होने वाला है। और फाइनली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाले टाइम में ना मंथ में अब इंडिया को यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ मॉनिटर करना पड़ेगा कि यूएस की पॉलिसी किस तरीके से डेवलप हो रही है, क्लोजली यहाँ पर मॉनिटर करने की नीड है, ताकि जो बदलाव आ रहे हैं ना यूएस की इकोनॉमी में, जो बदलाव आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे इंडिया क्लोजली मॉनिटर करके इंडिया उसे सीरियसली आगे ले सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट किया गया इंडिया और किस कंट्री के बीच में? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजिप्ट या फिर रशिया। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।